Hello students, the things which we have studied till date, जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, जिसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, तो जो छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ी, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सब वेरिएबल्स हम लोग बार बार एनकाउंटर किए। वेलोसिटी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और टाइम इज आवर these are some of the fundamental variables जो चेंज होंगे तब जाके हम लोग का जो मोशन की बात आएगी। नॉर्मली जब ये सब एस और टी चेंज नहीं होंगे तब तक तो वैसे कोई खास पढ़ने वाली चीज है नहीं। But what we are going to study today is, normally this chapter is called as laws of motion, but हम लोग ऐसे क्योंकि न्यूटन बाबा इतने मुश्किल से ये सब चीजें किए थे, बहुत सारी मेहनत की थी, एंड कहीं ना कहीं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न साइंस। जो छोटी मोटी जैसे लेवर्स हो, फलक्रम्स हो, वहां से लेके आज तक के जो कॉम्प्लेक्स मशीन्स और लेट्स से क्या कहते हैं असेंबली लाइंस, ये सब चीजें यहीं से शुरू हुई कहीं ना कहीं। दिस इज व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस या फिजिक्स। बट बात यहां से शुरू नहीं हुई थी। ए लॉट ऑफ थिंग्स वर गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि जब उन्होंने छोटी छोटी चीजों को एनालिसिस की, जैसे एक बच्चा एक गाड़ी को खींच के ले जा रहा है, या एन एरो इज बीइंग शूट फ्रॉम ए बो, तो एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि इफ दिस इज एन एरो एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, उन्होंने ये कहा कि द एयर फ्रॉम बिहाइंड इज पुशिंग। This is not what he said exactly, this is just an example. What he said is, if anything is moving, कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है तो there is a force or there is something that is pushing that thing in moving forward. And obviously it is called as Aristotle's fallacy. ऐसा exactly है नहीं, okay, because हम लोगों ने already पढ़ चुका है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। जब v इक्वल टू कांस्टेंट है तब उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जब v कांस्टेंट नहीं है तब बात एक्सीलरेशन की आती है, तो तब जाके बात फोर्स की आती है। जब v कांस्टेंट है तब हम लोगों को फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, देन इफ विल कम बैक एंड टॉक अबाउट दैट टॉय, जो छोटा सा टॉय है, जो बच्चा वो टॉय की कार को ऐसे खींच के ले जा रहा है, जब वो उसको छोड़ देगा तो इवेंचुअली इट कम्स टू रेस्ट। सो दैट कम्स टू रेस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए जितना फोर्स की जरूरत है वो लड़का स्ट्रिंग से अप्लाई करता है, सो दैट द नेट फोर्स इज 0 और v इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता, देन व्हाट इवेंचुअली इट वाज एक्सपेरिमेंटेड बाय अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड इवेंचुअली द कंक्लूजन वाज गिवन बाय गैलीलियो। तो उन्होंने कहा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन की बात करें या कहीं पे भी एक ऑपोजिंग फोर्स की बात करें, विस्कोस ड्रैग की बात करें, इवेंचुअली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, विस्कोस ड्रैग, ये सब के बारे में हम लोग ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ेंगे। बट इफ देयर इज नो ऑपोजिंग फोर्स, देन देयर इज नो फोर्स नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। इफ इट इज मूविंग मींस इट इज मूविंग। तो दैट लेड टू द कांसेप्ट ऑफ इनर्शिया। So what he told कि inertia is nothing but an inherent property of a body by virtue of its mass to keep the body in the state as it is. थोड़ा सा मैंने ग्रामर इंग्लिश को इधर उधर कर दिया है, बट व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस इज, अगर कोई एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं। कोई एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा चाहेगा कि मोशन में रहूं। सो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ये जो स्टेट है, ये स्टेट में वो बॉडी वैसे का वैसा ही रहेगा जब तक हम उस पे कोई एक ऑपोजिंग फोर्स अगर ना हो।
So that is what inertia is. Obviously यहाँ पे एक और important चीज है, it is because of by virtue of its mass. तो इसका मतलब ये है कि एक बॉडी का मास अगर बढ़ेगा तो उसका जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ेगा. Eventually the greater the mass, the greater the property of inertia will be. So तो ये जो inertia है इसको हम लोग तीन तरह से डिफाइन करते हैं. Inertia of rest, inertia of motion. रेस्ट इज नथिंग बट हम लोग उसको ऐसे कह सकते हैं कि v इक्वल टू जीरो. रेस्ट का मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है. यहाँ पे v इक्वल टू कांस्टेंट. और हम लोग एक और चीज भी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्योंकि फोर्स सिर्फ रेस्ट या मोशन को चेंज नहीं करता, फोर्स की मदद से हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. A lot of things which you are going to study about the direction जो हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, then we'll study further in rotational motion and system of particles, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे. प्राइमरली हम लोग ये दो चीजों से हम लोग अभी डील करेंगे इस चैप्टर में. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हम लोग बहुत ज्यादा डील अभी नहीं करेंगे फिलहाल के लिए. सो व्हाट वी लर्नड इज कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा. वन सिंपल एग्जांपल इज, एक पेड़ में एक फल ऐसे झूल रहा है. जब हम लोग वो पेड़ को फोर्स देके शेक करते हैं, इवेंचुअली ये ऐसे गिर जाता है अगर पका हुआ है तो. व्हाई? बिकॉज ये जो पेड़ में हम लोग मोशन क्रिएट कर रहे हैं वाइब्रेशन की वजह से, ये कोशिश करेगा कि ये मूव ना हो बिकॉज वो पहले से रेस्ट में है. दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इसका मूवमेंट नहीं होगा. तो ये रिलेटिव पोजीशन में चेंज की वजह से अगर ये थोड़ा सा पक गया है तो ये गिर जाएगा. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हम लोग आराम से ले सकते हैं. अगर कोई एक बस में हम लोग चल रहे हैं, देयर इज ए पैसेंजर, वो ऐसे बैठा हुआ है एंड द बस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक. तो जब वो बस रेस्ट में आता है तब हम लोग थोड़ा सा आगे ऐसे लीन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो इनर्शिया ऑफ मोशन है, ये जो पैसेंजर है वो बस के वेलोसिटी से जा रहा था, सडनली बस स्टॉप में आ गया. अब ये कोशिश करेगा कि मैं स्टॉप ना हूं, वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल लीन फॉरवर्ड एंड इवेंचुअली कम टू रेस्ट विद द बस. बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ये थोड़ा सा आगे ऐसे चला जाएगा. दिस आर सम ऑफ द डे टू डे एक्सपीरियंसेस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को अब हम लोग थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं. विल स्टडी अबाउट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन in the further classes. But this concept of inertia and all this led to the development of the Newton's first law of motion. तो जो काम अरिस्टोटल ने किया, even if it was a fallacy, but he laid down the foundational work and that was further developed and the conceptualized by Galileo. तो गैलीलियो ने जो concept of inertia बताया उसको that was beautifully explained and formulated mathematically and represented in a systematic manner by Newton by three laws, जिसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ कहते हैं. जो द फर्स्ट लॉ, इट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. अब लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स कि ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन था, वो बॉडी हमेशा कोशिश करेगा कि उसके स्टेट में चेंज ना हो. कब तक ना हो? तब तक जब तक उस पे एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो. अगर बैलेंस्ड फोर्सेस है मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. इफ नेट फोर्स इज जीरो, देयर इज नो फोर्स. इफ देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो चेंज इन द inertial property of the body. So that's what Newton stated. So the first law states that a body which is in rest, it will continue in the state of rest, or if it is in motion, it will continue in the state of motion unless until
an external force is applied to it. A body at rest slash uniform motion doesn't change its state unless an external force is applied on it. सिंपल है, मतलब अगर एक बॉडी है, इफ देयर इज ए मास जो रेस्ट पे है, एक और मास है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा. अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फोर्स बैलेंस हो गया तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा. सो V इक्वल टू 0 मतलब दिस इज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वो वैसे का वैसा ही रहेगा जब तक हम लोग उस पे एक एक्सटर्नल, अगर मुझे इसको मूवमेंट करना है तो आई विल हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू गिव इट सम वेलोसिटी. आई विल हैव टू अप्लाई ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन if the direction of the body is in this direction in order to let's say रेस्ट पे लाना है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग एक रेस्ट के बॉडी को मोशन में लाए v वेलोसिटी में, या v वेलोसिटी को रेस्ट में लाए. हम लोग ऐसे v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी में भी चेंज कर सकते हैं. सो मोर और लेस इसको हम लोग थोड़ा सा और रिफाइन करके भी कह सकते हैं कि द स्टेट, जो स्टेट को चेंज करना है, स्टेट मतलब वो किस अवस्था में है, द स्टेट ऑफ मोशन कैन बी चेंज्ड only by applying an unbalanced force to the body. That's what Newton's first law said. एकदम बेसिक सा लॉ है, और इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आते हैं हम लोगों का एनईटी में. एक क्वेश्चन जैसे 1991 में आया था, क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ force comes from A first law, B second law, C third law, D all of the above. ये 1991 का क्वेश्चन था. तो इट्स वेरी सिंपल. फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि फोर्स का इस बॉडी के साथ कोई लेना देना है नहीं. दैट्स व्हाट इंडिपेंडेंस मींस. सो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स किससे लागू होता है? ऑब्वियसली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से. यही तो हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो इसका जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो हमेशा कोशिश करेगा कि इसका स्टेट चेंज ना हो, बट द फोर्स विल ट्राई टू चेंज. तो जब तक फोर्स अप्लाई ना हो तब तक फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स है. जब फोर्स अप्लाई होगा तब जाके फोर्स और मास के बीच में डिपेंडेंसी आएगा. तो द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ. एक बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन है व्हिच केम इन 1991 नीट. एक और क्वेश्चन भी है, हम लोग ऐसे एक और क्वेश्चन डाल सकते हैं. ये आई थिंक हाल ही में कुछ साल पहले ही आया था क्वेश्चन. ऐसे 3 फोर्सेस थे. लेट्स से ऐसे एक फोर्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे एक और फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे एक और फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं. सो इसको हम लोग P Q R दे देते हैं. ओके, ये आई थिंक 2013 या 14 का कुछ सवाल था, या था 2018-19 के आसपास होगा. इट इज वेरी रिसेंटली दिस क्वेश्चन केम कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए बॉडी इज मूविंग with constant velocity is acted upon by 3 forces as shown in figure. Okay, so what will happen to its velocity? सिंपल है, इंक्रीज डिक्रीज
C remains same, D ऐसा कुछ भी एक ऑप्शन देते हैं, डिपेंड्स ऑन फोर्स क्यू आर फोर्स का। तो ये जो तीन फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से इसको हम लोग F1 कह लेते हैं, इसको F2 कह लेते हैं, इसको F3 कह लेते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग वेक्टर बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोशन इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन पढ़ने से पहले। सो ये जो टोटल जो फोर्स है, ये F1 प्लस F2 प्लस F3, ये तीन फोर्स का सम ऑब्वियसली 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि F नेट इज 0। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा अनबैलेंस्ड फोर्स, अभी ये तीनों फोर्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नेट फोर्स 0 है, मतलब क्लियरली द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। जो मास है, जो जिस वेलोसिटी में जा रहा है, वो उसी वेलोसिटी में कंटिन्यू करेगा। That's an easy part. Newton's first law is not very difficult. एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, जो कि मास से रिलेटेड है। क्योंकि इससे मास से रिलेटेड है, ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू एन एक्सटर्नल फोर्स। जो भी चेंज हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, वो चेंज को वो बॉडी हमेशा रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। ओके, देन ऑब्वियसली विल मूव ऑन टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। दिस इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नंबर्स की बात आता है, एंड जब तक नंबर्स की बात ना आए तब तक मजा नहीं आता। हम लोग कितने अब डेफिनेशंस रट के याद रखेंगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस एंड नंबर्स। सो इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो उसका क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़े हुए हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट मेजरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इन नंबर्स। अब रिप्रेजेंटिंग इन नंबर्स का मतलब क्या है कि सेकेंड लॉ, अब ये आ रहा है फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ कह रहा है कि इनर्शिया की बात कर रहा है, वो मोशन की बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है, चेंज इन स्टेट की बात कर रहा है। अब बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, तो एक छोटे से एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ बॉडी ऑफ मास, दो अलग अलग सिचुएशंस ले लेते हैं। यहाँ पे मास है, इसका जो मास है लेट्स से 10 kg, इसको m1 ले लेते हैं। इधर एक और मास है लेट्स से m2, दिस m2 इज 20 kg। दोनों का वेलोसिटी, इसका भी वेलोसिटी v है, इसका भी वेलोसिटी v है, दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, एंड एक और सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे दोनों का मास हम लोग सेम कर लेते हैं। both the bodies are having same mass, but this is moving with a velocity let's say u, this is moving with a velocity v। यहाँ पे हम लोग v greater than u ले लेते हैं। ओके, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। यहाँ पे दोनों का स्पीड सेम है, v दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आ जाएगा। द सेकंड मास इज बिगर। अब ये मूव कर रहा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है, लेट्स से आई वांट टू मेक इट स्टेशनरी, तो इसका स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना पड़ेगा। स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई एन ऑपोजिंग फोर्स। तो लेट्स से मैंने इस पे F1 फोर्स डाला, इस पे F2 ऑपोजिंग फोर्स डाला। और फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि ये जो फोर्स है, इसको इसका इनर्शियल प्रॉपर्टी अपोज करेगा। अब इसका इनर्शियल प्रॉपर्टी अगर अपोज करेगा तो दोनों का मास तो सेम है। अगर दोनों का मास सेम है मतलब क्या है कि इनर्शियल प्रॉपर्टी तो दोनों का सेम ही है। सॉरी द मास इज बिगर इन दिस केस, द सेकंड मास इज बिगर। अब वेलोसिटी जो है दोनों का सेम है, सेम स्पीड से जा रहा है। तो अगर हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन की बात करें तो उस हिसाब से इसका टाइम फैक्टर जो है एक्सेलरेशन, तो उस पर वेलोसिटी का उतना ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है। बट द सेकंड मास इज बिगर, सेकंड मास इज बिगर का मतलब है कि द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मास इज बिगर। अगर इनर्शियल प्रॉपर्टी इस मास का ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्लियरली मुझे F2 ज्यादा देना पड़ेगा टू मेक इट रेस्ट और इसको भी रेस्ट। सेम टाइम सेम डिस्टेंस पे अगर मुझे दोनों को रेस्ट में लाना है तो ऑब्वियसली आई हैव टू अप्लाई ए ग्रेटर फोर्स हियर।
क्योंकि इसका इनर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा है। क्लियरली द इनर्शियल प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स। अब यहां पे आते हैं, दोनों का मास सेम है बट इसका वेलोसिटी ज्यादा है। इसका वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन टाइम, अगर उसकी बात करें हम लोग, थोड़ा सा चैप्टर 1 की बात करें, तो ये दोनों को मुझे रेस्ट पे लाने के लिए सेम डिस्टेंस में, क्लियरली अगेन क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है मुझे इस पे अगेन ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, F2 क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ मोशन है, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, और क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह रहा है कि इनर्शियल प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा, तो वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द सेकंड लॉ और द क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ, हम लोगों को एक और पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंट से आया हुआ है ये वर्ड। क्या मोमेंट है? बॉडी का कोई मोमेंट होगा शायद, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, देयर इज नो सच थिंग। ओके, मोमेंटम। तो मोमेंटम का मतलब क्या है कि इसको हम लोग ऐसे जस्ट फॉर डेफिनेशन से कैसे लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मोशन contained इन ए बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। जब तक हम लोग फोर्स नहीं, उसका चेंज नहीं होगा। तो चेंज करने के लिए हम लोग को कितना फोर्स चाहिए, उसके लिए मुझे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आई हैव टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ मोशन। ये जो इसका जो इसमें कितना मोशन है, इस बॉडी में कितना मोशन है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें, क्योंकि वो बोथ मास एंड वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग एक नया पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्वियसली इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो हो जाएगा मास का अपना केजी मीटर पर सेकेंड। जो डायमेंशन है क्लियरली दिस इज वेरी सिंपल, इसका हम लोग का m आ जाएगा, ये L T-1 सिंपल ऐसा यूनिट, और इसका डायमेंशन आ गया। और ऑब्वियसली हम लोग इसको सीजीएस यूनिट में भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जो दूसरे यूनिट्स कन्वर्सन है दैट इज अकॉर्डिंगली हम लोग जो हम लोग यूनिट डायमेंशन में पढ़े हुए हैं उस हिसाब से हम लोग कन्वर्सन कर सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर हमने डिफाइन किया, इसको लेके हम लोग सेकंड लॉ को डिफाइन करेंगे। सो मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि इसका जो स्टेट ऑफ मोशन दैट इज डिटरमाइंड बाय द मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स अप्लाई करने के वजह से, व्हाट न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट्स, न्यूटन्स सेकंड लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज क्यों आया, खाली तो चेंज इन मोमेंटम आना चाहिए था। रेट ऑफ चेंज इसलिए आया क्योंकि यहां पे सेम एग्जांपल कंसीडर करो, लेट्स से एक बॉडी u वेलोसिटी से जा रहा है m मास से। अब मुझे उसको अगर 2 सेकंड में रेस्ट में लाना है, जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको अगर 1 सेकंड में लाना पड़ा है तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। 0.5 सेकंड में अगर रेस्ट में लाना है तो और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। द अप्लाइड फोर्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स कि मुझे कितनी तेजी से उसका स्टेट चेंज करना है, उस पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग यहां पे लिख रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the applied force। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम del p by del t। यहाँ पे अगर हम लोग मोमेंटम की जगह m भी डाल दें तो f को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा which has been, ऐसे हम लोग उसको डिजाइन किए हैं कि अगर यहाँ पे 1 kg मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में चेंज हो रहा है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसके लिए हम लोग को 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, हम लोग इसको अगर ऐसे भी लिखते k dp by dt, यहाँ पे ये जो k जो होगा वो 1 हो जाएगा इन एसआई सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम चेंज करने की कोशिश करूं 1 सेकंड में, तो वहां पे मुझे 1 न्यूटन का फोर्स देना
पड़ेगा। दैट्स हाउ द सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो एम भी हो जाएगा, उसका ऑब्वियसली डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है हम लोग को। अब यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला डाल देंगे, जो हम लोग ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अगर यहाँ पे मास वेरी नहीं कर रहा है, ये जो पैरामीटर है इसको हम लोग नॉर्मली फोर्स कहते हैं, ये जो पैरामीटर है इसको हम लोग नॉर्मली थ्रस्ट कहते हैं। अब हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा और आगे जाके हम लोग डिटेल में थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए ऐसा सिंपल सा समझ सकते हैं हम लोग थ्रस्ट क्या है, कि एक धक्का कह सकते हैं उसको एक सिंपल तरीके से। एक ऐसा रॉकेट है, उसका नीचे से ऐसा फ्यूल बर्न होके गैस निकल रहा है, और इधर से एक सिंपल सा डेफिनेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है थ्रस्ट का, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इफ ए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ए सरफेस एरिया देन इट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, और उसके बारे में हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो धक्का उसको मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एक इनिशियल पुश मिल रहा है, उसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। नॉर्मली इसी केस में ही हम लोग ये सब चीजों को अप्लाई करते हैं, जहाँ पे मास की चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रैपिडली फ्यूल बर्न होने की वजह से ये जो टोटल मास ऑफ द रॉकेट दैट इज चेंजिंग। बट नॉर्मली हम लोगों का जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, उसमें ये जो पैरामीटर है ये नॉर्मली जीरो होता है। क्यों? बिकॉज मास इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मास की वजह से ये जीरो हो जाता है। तो ये जो होता है हम लोगों का m dv by dt हो जाता है। तो फोर्स इक्वल टू m dv by dt हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सीलरेशन, इसको हम लोग आराम से वेक्टर बना देते हैं, सिंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स का जो यूनिट है इसको हम लोग kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका जो डायमेंशन हो जाएगा mlt -2 हो जाएगा, और एक कॉमन यूनिट भी है फोर्स का, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूटन बाबा की वजह से हम लोग आज इस सब चीज पढ़ रहे हैं, बिकॉज ही इज गिवन द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अब इस पे हम लोग आराम से एक दो क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Obviously I don't remember the previous questions pretty well, तो थोड़ा बहुत ईयर और ये वो चीजें थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, so I hope that will be acceptable। तो कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था वो नॉर्मली मुझे याद नहीं रहता है। so what we can do is एक सिंपल सा एग्जैक्ट क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लेट्स से स्पेस में एक रॉकेट है या कोई एक सेलेस्टियल मास है, हम लोग ऐसे आराम से ले सकते हैं। सैटेलाइट इन ए फोर्स फ्री स्पेस, sweeps stationary interplanetary dust at a rate dm by dt equal to alpha v। तो acceleration of the satellite वो कितना आ जाएगा? तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास ऑप्शन है -2 अल्फा v स्क्वायर बाई m माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई m माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई 2m माइनस अल्फा v स्क्वायर। ये एनईटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Obviously I am not able to remember all the questions, इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत रेफरेंस का लेना पड़ रहा है। I hope I will be able to remember all the questions by in a few years। ठीक ठाक मेमोरी है मेरा, but now I am not able to remember all the questions। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक सैटेलाइट है जो कि थोड़ा सा इंटरप्लानेटरी डस्ट निकल रहा है, तो उसका डस्ट का जो रेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा भी
तुम लोगों के पास ऑलरेडी सिंपल सा ऐसे है। ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में वो होगा तब क्या होगा, जो फोर्स अपना हो जाएगा m dv/dt प्लस v dm/dt। तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जो है अपना एक्सेलरेशन जीरो है कांस्टेंट वेलोसिटी के वजह से। ये जो फोर्स का वैल्यू जो आ जाएगा, ये फोर्स इक्वल टू v dm/dt। अब वो मास निकल रहा है, मतलब इसका जो मास है, इसका जो dm/dt है वो अल्फा भी जो है उसको हम लोग माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मास है ये डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज दिस मास इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम लोग इसको dm/dt को हम लोग लिख सकते हैं v इंटू dm/dt जगह माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। अब फोर्स का हम लोगों को पता है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस अल्फा v स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों का एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई कैपिटल M। ये कौन सा ऑप्शन में है? दिस इज इन ऑप्शन बी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आराम से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ की यूज करके हम लोग कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल है, ए मास ऑफ 3 kg is acted upon by force F equal to 6t square I cap plus 4t j cap Newton. Find the velocity at t equal to 3 सेकेंड। इसमें क्या क्या ऑप्शन है? 18 I cap plus 3 j cap। सेकेंड ऑप्शन है 18 I cap plus 6 j cap, 3 I cap plus 18 j cap, 18 I cap plus 4 j cap। ओके, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि मास तो चेंज यहाँ पे हो नहीं रहा है बिकॉज मास इज 3 किलो कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है हम लोग नॉर्मली आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना था F इक्वल टू m dv/dt प्लस v dm/dt। ये जो थ्रस्ट का जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो। अब फोर्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स तो दिया हुआ है, हाँ 6t स्क्वायर I cap प्लस 4t j cap दैट विल बी इक्वल टू मास 3 kg। वेलोसिटी चाहिए हम लोगों को, dv/dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली आ जाएगा dv इक्वल टू 2t स्क्वायर I cap प्लस 4/3 t j cap dt। ऐसे यहाँ पे 0 to v लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे फोर्स था नहीं, तो यहाँ पे लेट से 0 to 3 हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू जो आ जाएगा दिस विल बी 2t to the power 3/3, ये हो जाएगा 2/3 t to the power 3 प्लस 4/6t स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना 0 to 3। ऑब्वियसली 0 पे 0 होगा तो 3 पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 3 is 9 27 2/3 into 27 plus 4/6 into 3 3 is 9। ये आ जाएगा अपना सॉरी यहाँ पे आई कैप जे कैप कंपोनेंट था ना, तो इसको हम लोग सेपरेट रखते हैं। तो ये जो है 2/3 टी क्यूब आई कैप प्लस 4/6 टी स्क्वायर जे कैप। तो इसको हम लोग एडिशन नहीं कर सकते, ये वैसे का वैसा रहेगा, आई कैप प्लस जे कैप में रहेगा आई कैप
प्लस 4/6 into 9 जे के, तो ये आ जाएगा 2 3, ये आ जाएगा 6 जे के, ये आ जाएगा 18 I cap. So this will be our answer. 18 I cap plus 6 J cap. So you can also solve a lot of questions like this. आप लोग आराम से previous year questions देख सकते हैं, and we will be able to solve a lot of questions with the help of Newton's second law. Primarily हम लोग का यहीं से बहुत ज़्यादा questions आते हैं, and then there is a concept of impulse. Impulse का concept हम लोग पढ़ेंगे आगे, and we will study about Newton's third law, जो कि सबको पता है, action and reaction pairs. Every action has an input, equal and opposite reaction. अब यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी थोड़ा सा ऐसे माइनर सा कॉन्सेप्ट लेके हम लोग लेक्चर को एंड कर सकते हैं. So when I was a kid, I used to love watching शक्तिमान. शक्तिमान की सीरियल में एंड में ऐसा एक छोटा सा 2-3 मिनट का वो आता था, उसको ऐसा कहते थे कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें. तो यहाँ पे एक न्यूटन सेकंड लॉ में एक बढ़िया सा एकदम मोटी बात ये है कि जब हम लोग को कोई पूछता है कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, हम लोग ऐसे धड़ाम से बोल देते हैं फोर्स सिग्मा इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ये सरासर गलत है. दिस इज नॉट न्यूटन्स सेकंड लॉ. तो ये जो छोटी छोटी अगर मोटी बातें हैं, ये हम लोग को याद रखना है कि दिस इज नॉट न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ इज F इक्वल टू dp by dt. It is the rate of change of momentum that is equal to force. तो इसको हम लोग ऐसे मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, m dv by dt plus b dm by dt. This is force, this is thrust. This is Newton's second law. ये हम लोग को याद रखना है. छोटी छोटी माइनर सी theoretical questions इसीलिए याद रखना है because eventually with the passage of time the question setters have changed the pattern, and जो assertion regions क्वेश्चन में हम लोगों को छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आते हैं आंसर देने के लिए, और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कुछ कुछ आते रहते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसको हम लोगों को याद रखना है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें. कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज नॉट न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ. फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हैव अ ग्रेट टाइम, पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.